प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अंतराल की पुस्तक से प्रभाष जोशी की जो रचना है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता से लिया गया है। नाम बड़ा अजीब है। अपना मालवा तो समझ में आ रहा है, खाऊ उजाड़ू सभ्यता। खाऊ माने खाने वाली, उजाड़ करने वाली, नष्ट करने वाली। समझ में आ रही बात? खाऊ माने खाने वाली, यानी ऐशो आराम, विकास, और उजाड़ माने जो जैसा है, जो उसकी पूर्व स्थिति है उसको उजाड़ कर सभ्यता के विकास पर उद्योगीकरण करना, विकास करना। तो ये है उजाड़ खाऊ सभ्यता। ये जो पाठ है ये जनसत्ता में 1 अक्टूबर 2006 को जो स्तंभ लिखा जाता था कागज कार्य, वहां से लिया गया है। ठीक है। इस पाठ में मालवा की मिट्टी, वर्षा, नदियां और स्थिति और उसमें उद्गम, वहां से निकलने वाले विस्तार, वहां से जनजीवन और संस्कृति को चित्रित किया गया है। पहले के मालवा कितना समृद्धशाली था, कितनी वर्षा होती थी, खेती होती थी। जब दूसरे राज्यों में अकाल पड़ता था तो मालवा के अंदर खुशहाली और पानी पर्याप्त मात्रा में रहता था। लेखक यात्रा करता है, लेखक ये यात्रा करता है कि जब वो जाता है मालवा की तरफ गाड़ी में, धीरे धीरे तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और चौमासा अभी आया नहीं है। और जहाँ पानी भी जहाँ पानी भी भरा हुआ है, लबालब भरे हुए हैं, मटमैला पानी है, और जितने भी छोटे छोटे मोटी नदी नाले हैं दिख रहे हैं सब ज्यादा। जब जा रहा है तो ये सब उनको दिखाई दे रहा है। और नवरात्रि की सुबह थी, मालवा में घट स्थापना की तैयारी चल रही थी। ठीक है ना। और गोबर के घर आंगन लीपने की माना जी के ओटले रंगोली के सजने की सुबह, बहू बेटियां नहाने धोने और सच कर त्योहार मनाने में लगने की तैयारियां कर रही थी। लेकिन आसमान में घों घों बादल गुजरे, छोटे छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की भीड़ लगी हुई थी, जैसे स्टेशन गाड़ी चल रही थी। ये सब नजारा लेखक प्रभाष जोशी जी हमें बता रहे हैं। और घों घों की, और तो इतने में लेखक कहते हैं कि मैं उजड़ी चटकी धूप और लहराते ज्वार बाजरे सोयाबीन फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें, दमकते घर आंगन दिखने लगे। और लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिरेगा, मतलब वर्षा तो होकर रहेगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी नहीं गिरता, वर्षा नहीं होती। काल के मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है और कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए समय लग रहा है उसको। ठीक है ना। अब नालंदा स्टेशन पर मीणा जी की, जब गाड़ी नालंदा स्टेशन पर पहुंचती है तो मीणा जी, वहां के जो खुले कुंचों वाले हैं, ये बड़े फेमस है वहां पर। इसका जिक्र लेखक ने दूसरे पैरे में किया है कि स्टेशन पर रुकी और चाय पीने के लिए रुकी। तो मालदा स्टेशन पर कुआलालंपुर के भारत में आने से हारने से दुखी थे वो। अब जब स्टेशन पर पहुंचे तो मीणा जी का मुंह लटका हुआ था, क्योंकि अभी उस टाइम मैच चल रहा था तो भारत हार गया था कुआलालंपुर में। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब हमें 1 कप चाय पिलाइए। तो यहाँ पर मीणा जी जहाँ स्टेशन पर रुकती है कुआलालंपुर, ठीक है ना, यहाँ पर स्टेशन पर नालंदा स्टेशन पर जब रुकती है तो यहाँ मीणा जी की दुकान है। ये प्रसिद्ध है और अपने चाय के लिए, और उसके साथ साथ वो सोयाबीन, ठीक है ना, उसके साथ साथ बड़े मजाकिया भजिया वगैरह बड़े अच्छा यहाँ बनाते हैं। तो हम मियाँ बीबी मजे से खाते हुए उज्जैन की तरफ जाने लगे। रास्ते में शिप्रा मिली मैया। अब यहाँ पर जो शिप्रा मिली तो इसका संबंध कालिदास से वो जोड़ते हैं। ठीक है ना। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिख रही है। गए महीने टीवी पर लाइनें पड़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया है। यानी कि यहाँ पर दिखा रहे हैं, इस पैरे में दिखाया है कि उस समय पानी लबालब भरता था, यानी पानी की कोई कमी नहीं थी। लेखक ये बातें सब इसलिए बता रहा है इस पैराग्राफ में क्योंकि एक समय ऐसे भी आया 128 वर्षों में कि वहां पर पानी 17 इंच गिरा, 17 सेंटीमीटर पानी गिरा, जबकि 35 सेंटीमीटर वर्षा होती थी। और जब दूसरे राज्यों में सूखा की आदत थी तो वहां हरा भरा पानी पीने के लबालब मस्त रहता था मालवा।
लेकिन ऐसा क्या हुआ बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कालिदास की शिप्रा है, ठीक है ना। मैया, यहाँ पर नदी को माँ की मैया कहा जाता है, माँ कहा जाता है, और वर्षों से भरपूर इसी तरह बहती दिखाई दे रही है। इस महान टीवी पर लाइन पड़ी है। और उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुसा, भोपाल, इंदौर, घास, देवा, ढड़ी में लगी हुई, सब जगह फोन पर लगा हुआ था इस तरह से। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे कि पहले औसतन पानी गिरता था, ठीक है ना। और 40 इंच इस बार भी बरसात 40 इंच, कहीं ज्यादा तो कहीं कम हुई है, ये पता है इसके अंदर। और लेकिन लोग टीवी, अब लोग कम गिरा है, लेकिन यहाँ पर लेखक एक चीज और बता रहा है कि टीवी की समझ में अति की बोलने लगते हैं, लेकिन टीवी में बड़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया जाता है। उज्जैन में देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा के आंगन से निकलना। जब भी हम, यहाँ लेखक बता रहा है कि उज्जैन से देवास जाएंगे तो बीच में मालवा पड़ता है, ठीक है ना। तो क्वार की धूप होती है और भरे भरी गदगदाई, हरियाली, तबीयत खुश हो जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन कुएं, बावड़ी, तालाब लबालब भरे रहते हैं। ये देखो, यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर लेकिन कुआर, कुएं, बावड़ी, तालाब, तलैया के लबालब भरे, नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या गजब की विपुलता और आश्वस्ति मिलती है, यानी मन प्रसन्न हो जाता है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, आपकी मालवा खूब पक्यो है, ठीक है ना। ये वहां की, ये राजस्थानी भाषा का भी इसमें देखने को मिला है, पक्यो है। यहाँ पर लिखा है आपकी मालवा खूब पक्यो है, ठीक है ना, खूब खिला हुआ, भरा हुआ है। इंदौर उतरते ही गाड़ी के सामने दवा और नदियों के सारे तालाब, सारे ताल, तलैये और जलाशय देखते ही सब पहाड़ चढ़ने लगते हैं और उनके मुस्कुराते हुए कहा यहीं से, नी यार पहले माता बिठाएंगे, यानी पहले माता जी की आरती होगी, स्थापना होगी मूर्ति की, और माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई, ताऊ जी 1 बजने लगा। और यहाँ पर इसके बाद पश्चिम नर्मदा तट पर रात्रि विश्राम। नर्मदा नद पर लेखक ने यहाँ पर 2 जगहों में से नर्मदा के दर्शन किए। एक तो ओंकारेश्वर के सामने नर्मदा का विशाल बांध बना हुआ है। यहाँ पर नर्मदा में, इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ आपकी किताब में से, तो बांध बना हुआ है और बड़ी बड़ी नावों को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है। ज्योतिर्लिंग में भी बांध निर्माण कार्य चल रहा है। उसके बावजूद नर्मदा में खूब पानी था। नेमवार से लगे बजवाड़ा में शांत नर्मदा का चौथ के चांद के लटकने का दृश्य देख लेख ठगे से जा रहे थे। उस रात लेखक ने नर्मदा तट पर रात बिताई। अब नर्मदा तट पर यहाँ पर रात बिताई तो वहां पर वो बैठते रहते हैं, तो लोग कहते हैं कि हम इसे नर्मदा नहीं मैया कहते हैं। जिस तरह से माँ की गोद में बच्चा बैठता है, वैसे इसके तट पर हम उसके गोद में बैठकर हमें आराम से शांति मिलती है, माँ की गोद। इस तरह से यहाँ पर ये बात बताई गई है। फिर चंबल के दर्शन, यहाँ पर लिखा ना चंबल के दर्शन। लेखक घाट बिलौदा पहुंचकर गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी चंबल के दर्शन है। इस बार खूब पानी आने से गांधी सागर के सभी फाटक खोलने पड़े। फाटक माने बांध, उसके जो बांध के फाटक खोलने पड़े। ठीक हो गया। गंभीर सा कुछ भी यही था, ठीक है ना। गंभीर का भी कुछ यही हाल था। उसके द्वारा यशवंत सागर इतना भर दिया था कि 25 साइफन चलाने पड़े। 25 साइफन माने जो पाइप जिसके अंदर बड़े बड़े पाइप होते हैं ना, उनको साइफन बोलते हैं, उनको चलाने पड़े। ठीक है। और ऐसा 67 वर्ष में तीसरी बार हुआ था, यानी 1967 67 वर्ष में पहली बार हुआ था कि पुल पर पानी बहने के कारण पार्वती और काली सिंधी को पार करने से मार्ग भी 2 दिनों तक बंद रहा। इस प्रकार मालवा पठार सभी नदियों से जल परिपूर्ण होकर मालवा धरती। अब जब इतना कुछ सब कुछ इसमें मालवा इतना बहता है, तो इसलिए यहाँ पग पर नीर, और जो यहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि पग पग पर नीर और डग डग पर रोटी और पग पग पर नीर, यानी यह खुशहाल है, समृद्धि है। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है। अभी तक तो ये दिखा रहा है भारत के पश्चिम के पुनर्जागरण का प्रभाव। अब लेखक कहता है कि हमने आने वाले समय में अमेरिका और यूरोप के जो
पश्चिम का पुनर्जागरण, जब पश्चिम में अहिंसा शब्द आया, ये पुनर्जागरण काल आया, तो लोगों ने उसके आधार पर अपने यहाँ पर जो बड़े सभ्यता विकास के नाम पर नई नई बिल्डिंगें फलाना बनाई, और जो सुंदर स्वच्छ जगह थी जैसे कि प्राकृतिक स्थल थे, उनको तोड़ उजाड़ कर वहां पर मॉल या बड़े बड़े मल्टी स्टार या रहने के लिए मकान बनाए। तो यहाँ पर पश्चिम की पुनर्जागरण का प्रभाव हमारे पर देखने, क्योंकि हमारे जो आने वाले लोगों ने इस पश्चिम का अनुसरण किया, उन्होंने भी अपने यहाँ पर औद्योगिकरण किया, जिसके कारण क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब इसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा। पर्यावरण का मतलब आकाश, यानी कि पानी, नदियां, पहाड़, इनके ऊपर पड़ा। और इसका असर जब हमारे उस पर पड़ा, तो इसका प्रभाव ये हुआ कि बारिश कम हुई। जहां पर 128 सालों में एक ही बारिश कम हुई थी, 17 इंच किताब में लिखा हुआ है, 17 सेंटीमीटर। उसके बावजूद भी मालवा में इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन बाद के फिर यहाँ पर ठीक है ना, समय में तालाब इंजीनियर, तो पश्चिम का पुनर्जागरण का प्रभाव, वर्तमान समय में तालाब भरे जा रहे हैं। अब वर्तमान समय में क्या है, तालाब भरे जा रहे हैं और इंजीनियर के सहारे पाताल से पानी निकाला जा रहा है, यानी ट्यूबवेल वगैरह से पानी निकाला जा रहा है। जबकि पश्चिम के पुनर्जागरण बहुत पहले मालवा में जो विक्रमादित्य हुए, भोज हुए, मुंज हुए जैसे दूरदर्शी राजाओं ने तालाब, बावड़े आदि का निर्माण कराया। यानी उस टाइम के लोग पानी के संरक्षण के बारे में जानकारी रखते थे, लेखक ये कहना चाह रहा है। लेकिन आजकल के इंजीनियरों ने क्या करा, जमीन से भर्ती पानी निकालना प्रारंभ किया जैसे ट्यूबवेल लगाना, फलाना करना, तो इससे धरती का लेवल कम हुआ, ये कहना चाह रहा है। जबकि इतनी समझ हमारे पुराने लोगों को थी, जिसमें विक्रमादित्य, भोज, मुंज जैसे दूरदर्शी राजाओं ने तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करके खूब इन चीजों को खूब बढ़ा दिया, ताकि भूमिगत जल को संचित रखा जा सके, ठीक है ना, सुरक्षित रखा जा सके। निश्चित ही नदी नाले के सूखने के लिए हमारे हरकतें जिम्मेदार है, मानवीय क्रियाएं इसके लिए जिम्मेदार है। किंतु इस वर्ष मालवा पर इंद्र देवता ने कृपा बरसाई है। इसके बावजूद इंदौर की खान और सरस्वती में नहाने और सैर करने के पुराने दिनों की याद कर सोचने लगते हैं, और इतनी वर्षा होने पर भी नदियों में पहले जैसा पानी नहीं दिखाई देता। लेखक को यहाँ थोड़ा सा लेखक उदास है कि इतना होने के बावजूद भी इसमें पानी नजर नहीं आता। नदियों की दुर्दशा ये हो गई है कि नदियों में अब जो बड़े बड़े कंपनियों का जो गंदा पानी इसमें जाता है, और जिससे पानी अशुद्ध हो रहा है, ठीक है ना, पानी अशुद्ध हो रहा है, जिससे नदियों का पानी अब कई कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण नदियां में मतलब हर साल इसमें पानी नहीं रहता, नदियां सूख रही हैं, कई नदियों का जल स्तर कम है। तो ये दुर्दशा है, उजाड़ की संस्कृति का, ये सब किसके कारण है, पश्चिमी सभ्यता के कारण। ये सब किसके कारण हुआ, नदियां। इसकी दुर्दशा पर लेखक इंदौर के बीच से निकलने वाली हाथीपाला का मतलब, जहां पर किसी समय इंदौर में इतना पानी रहता था नदियों में कि हाथियों से उसको पार करने के लिए हाथियों के द्वारा बैठकर उसको पार किया जाता था। लेकिन अब क्या दुर्दशा है कि चंद्रभागा समेत शिप्रा, चंचल, गंभीर, चोरल, काली, सिंधी, पार्वती जैसी सदा बहने वाली जो नदियां हैं, उनकी दशा देखकर चिंतित होता है। आज ये नदियां चौमासे में बहती है, कभी अपने सदा बहने वाली यानी हमेशा बहती थी, लेकिन जब अब बरसात होती है, चौमासा आता है, तभी बहती है। ये एक परिवर्तन है, एक पर्यावरण का परिवर्तन दिखा रखा है। और सभ्यताओं को जन्म देने वाली ये नदियां अन्य समय नाले में बदल जाती है, और जब चौमासा नहीं होता तो ये नाले का पानी ढोती है। देखो ये नाले का पानी ढोती है, यानी कि इतना प्रभाव आ गया है। पहले ये सदा नीरा रहने वाली नदियां जो अपने जल से लोगों का जीवन से स्थिति थी, और लेकिन अब स्थिति यहाँ हो गई है कि जब चौमासा आता है तभी थोड़ा पानी उफान भरता है, वो भी इतना नहीं जितना पहले था।
ठीक है ना। नदियों में उफान भरता है, सदा बहने वाली नीले। आज जब चौमासा चला जाता है तो फिर ये वो नालों का पानी, प्राणा का पानी उसी को बहती है। ये देखकर लेखक बड़ा उदास होता है। यहाँ पर है दायित्व बोध। अब हमें यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम अपने पर्यावरण को, अपनी नदियों को और अपने जो ग्लेशियर हैं, यानी कि जो पहाड़ हैं बर्फीले, अगर उनको संतुलित रखना चाहते हैं, उन पर ये सब किस लिए हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण अमेरिका और यूरोप के देशों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने का ये सब जो वायु परिवर्तन है, ये जो पर्यावरण परिवर्तन है, उसकी गर्मी से सारा संतुलन बिगड़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये दायित्व है कि हम इन नदियां हमारी प्राण हैं, यानी जीवन दायिनी हैं, इनको बचाना चाहते हैं, तो हमें दायित्व, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और पर्यावरण के होने वाले जो खतरे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको बदलना पड़ेगा। अमेरिका और यूरोप के दो देशों पर ये आरोप लगाते हैं हमारे जैसे देश की वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है, परंतु अमेरिका इसको सिरे से खारिज करता है कि हमारे कारण ऐसा नहीं हो रहा। वो उजाड़ू खाओ, यानी क्या, खाओ उजाड़ू सभ्यता के कारण जो दिनों दिन वहां पर प्रगति हो रही है, वो सब जो जंगल नदियां का नाश करके वहां एक चमक दमक वाली जिंदगी खड़ी कर रहा है। हम उससे बचना पड़ेगा। लेखक, ये हमारा दायित्व है, हमें इससे बचकर हमें अपनी नदियों को बचाना पड़ेगा। और अमेरिका और यूरोप के जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, उनको हटाकर हमें अपने धरातल पर उसको लाना पड़ेगा। तभी ये हमारा दायित्व बोध है और तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह पाएगा। नहीं तो एक दिन ये सदा नीरा रहने वाली जो नदियां बह जाएगी तो मानव जीवन भी रुक जाएगा। आशा है आपको अपना मानवा खाओ उजाड़ू सभ्यता समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई? खाओ यानी विकास और प्रगति के नाम पर जो हमने जंगल नदियों को गंदा किया है और उस गैसें पैदा करी हैं, उससे हमने महल तो खड़े कर लिए, अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो खड़ी कर ली, लेकिन उससे पर्यावरण को खतरा हो गया है। नदियों का जल सूख रहा है। अब जैसे स्थिति इसमें अपना मानवों को लेकर बताई गई है, वो स्थिति आज कई नदियां लुप्त हो गई है। तो आशा करता हूं कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।